जी हाँ मैडम, कर सकते हैं आप स्टार्ट। 5 minutes में live. 1 minute. We are live now. Very good evening to all friends and all our students. So this is our third day of Accounting Made Easy. Sir is going on in his full-fledged, and as we have told ki on the third day we will distribute the ebook. So for ebook access we will share the link of ebook in our WhatsApp group. To all the participants who are taking this live classes, please, if you have not joined our WhatsApp group, please join our WhatsApp group to get the link of ebook, as well as fill that Google form to get the access of 60 live recorded videos. Plus, we have more announcement upcoming on the 5th and 6th days of this session. So stay tuned with us and happy learning. Here we start with Ved sir's class. Over to you, sir. थैंक यू। अकाउंटिंग इक्वेशंस एपिसोड नंबर 14। वैसे हमने कल इसके बारे में बात की थी, तो बैड डेट्स की बात कर रहे थे। बैड डेट्स मींस व्हेन रिसीवेबल्स बिकम अनरिकवरेबल। रिसीवेबल मींस जो हमने पैसे लेने हैं। Sir, please share your screen because I have stopped sharing your screen. Okay, I'm going to share it again. Yeah. Sorry. Yeah, it is visible. Right. Yes, sir. I'm sorry, वो screen share नहीं हो रही थी, technical something. Accounting equations episode number 14. Bad debts means when receivables become unrecoverable. अब receivables means जो पैसे हमने लोगों से लेने हैं। कौन से हमने लोगों से पैसे लेने होते हैं? नेचुरली हमने दो ही लोगों से पैसे लेने होते हैं। या तो हमने किसी को लोन दे रखा है, वो हमारा काम नहीं है, हमारी तो बुक शॉप है, हम यही अज्यूम कर रहे हैं ना। तो उन्हीं लोगों से पैसे लेने होंगे जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे से क्रेडिट पे माल खरीद गए हैं, जो बुक्स खरीद गए हैं, तो उनसे पैसे लेने हैं ना, वो हमारे रिसीवेबल्स होते हैं। जब भी जनरली ये रिसीवेबल्स वर्ड यूज किया जाता है, मींस द क्रेडिट कस्टमर्स फ्रॉम होम वी हैव टू गेट द मनी इन फ्यूचर। और बैड डेट्स मतलब बुरे लोन, मतलब जो पैसे बुरे हो जाते हैं, व्हाटएवर इट इज। अगर वो पैसे रिकवर नहीं हो पाते तो उसे बैड डेट्स बोलते हैं। टेक्निकली रिकवर क्यों नहीं हो पाते ये मैं अभी बताता हूँ। बैड डेट्स इज ए लॉस फॉर द फर्म। नेचुरली फर्म का लॉस होगा। हमने किसी को सामान बेचा, वो महीने का प्रॉमिस करके गया, आज वो पैसे नहीं दे रहा, तो इसका मतलब हमारा लॉस ही है ना। अगर लॉस है तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल भी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है कि बैड डेट्स रुपीज 1000। अगर ऐसा हो जाता है, बैड डेट्स 1000 के हो गए, तो आप इसे अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे प्लेस करेंगे? देखो ये लॉस है, हमारी कैपिटल दो ही वजह से कम होती है, या तो ड्रॉइंग्स की वजह से या बैड डेट्स की लॉस की वजह से। और बैड डेट्स एक लॉस है, तो आप क्या करेंगे? सपोज हमारी कैपिटल 5000 की थी, कैश 2000 का था, पहले स्टॉक 1000 का पड़ा हुआ था और डेटर्स 2000 रुपीज के पड़े थे। ये हमारी पोजीशन चल रही थी और आज पता लगा कि हमारे 1000 रुपए डूब गए, तो क्या करेंगे आप? कैपिटल को 1000 से कम कर देंगे, कैपिटल कितने की रहेगी? 4000 की। कैश पे कोई फर्क पड़ा नहीं, एज इट इज। स्टॉक पे कोई फर्क पड़ा नहीं, एज इट इज। पर हमारे जो डेटर्स थे 2000 रुपीज के, मतलब कल हम ये कह रहे थे कि हमारे डेटर्स है मार्केट में 2000 के, मतलब हमने लोगों से 2000 रुपए वसूल करना है। इन लोगों को हमने क्रेडिट सेल्स की हुई है किसी टाइम में और फ्यूचर में पैसे लेने हैं। आज पता लगा कि वो 1000 नहीं मिल रहे, जो भी वजह उसकी, तो आपके डेटर्स आप रिड्यूस कर देंगे और कितने के रह जाएंगे? 1000 रुपीज से। इसका मतलब जब भी बैड डेट्स होंगे, एक तो आप क्या करेंगे? अपनी कैपिटल रिड्यूस कर देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, और नंबर 2 आप अपने
डेटर्स कर देंगे। अगर कोई आप में से क्वेश्चन पूछता है कि अगर डेटर्स एसेट साइड में है ही नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर हमारे डेटर्स नहीं है, इसका मतलब हमारी बुक्स ये शो करनी है, बुक्स मीन्स इक्वेशन ये शो करिए कि हमने किसी से पैसे लेने, तो डूबे किस बात के। अगर पैसे डूबे हैं तो इसका मतलब आपके रिसीवेबल्स या डेटर्स जरूर होंगे, और वो डूब गए आपके, तो वो रिड्यूस होंगे ही होंगे आपके। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये डेटर्स क्यों हो जाते हैं। कल भी हमने थोड़ा सा एक हल्की फुल्की से बात की थी। देखो, एक तो लोग कई बार क्या होते हैं, उनकी इंटेंशन बैड होती है। अगर किसी की इंटेंशन ही बैड होगी तो पैसे कहाँ से मिलेंगे। कोई पैसे ले गया, उसकी इंटेंशन ये थी पैसे नहीं देने, चक्कर लगाए, खूब चक्कर लगाए, अब कोर्ट में जा नहीं सकते, बदमाशी कर नहीं सकते, तो अल्टीमेटली पैसे डूब जाएंगे और हमें कैपिटल भी कम कर देंगे और डेटर्स भी कम कर देंगे, बैड इंटेंशन की वजह से। एक होता है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी क्या होती है कि ये आपको एडवांस में बाद में सिखाया जाएगा। जब किसी की ये पोजीशन हो जाती है कि वो कहता है कि मैंने लोगों के, जिस बंदे के पास एसेट्स कम होती हैं और लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं, तो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी के पास पूरा घर बार मिला के 50 लाख रुपए हैं, बैंक बैलेंस वगैरह, देने लोगों के 2 करोड़ है, तो क्या होगा उसका। अल्टीमेटली अगर वो कोर्ट में जाकर डिक्लेयर कर देता है कि देखो ये लोग मेरे को तंग कर रहे हैं, मेरे पास पैसे हैं नहीं, ये मकान दुकान सब ले लो और इन लोगों के जितने भी पैसे हैं चुका दो, मैं अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो कोर्ट इस बात की परमिशन दे देती है। तो इसका मतलब उसने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। इंसॉल्वेंसी के केस में भी आप रिकवर नहीं कर पाएंगे अगर उसने ऑफिशियली अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। या किसी की डेथ हो गई, अब किसी से 2,000 रुपये देने, उसकी डेथ हो गई, और मैं कहाँ उनके पीछे, उनके बच्चों के पीछे भागता रहूंगा कि पैसे दिलवाओ, और नहीं देंगे तो कोर्ट में तो जाऊंगा नहीं 2,000 रुपये के पीछे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेरे पैसे डूब गए, और उसमें मैं क्या करूंगा, अपनी कैपिटल कम करूंगा। या कई बार क्या होता है, डिस्प्यूट होता है कि 2000 की बुक है, नहीं उसमें 3 पेजेस फटे हुए थे, मैंने कहा नहीं भी मैंने तो फ्रेश पेजेस वो दिए हैं, नहीं वो 3 पेजेस फटे हुए थे, तो मैंने किताब जो है बेकार कर दी, फेंक दी, ये कर दी, वट एवर डिस्प्यूट जो भी है, उसकी वजह से पैसे नहीं दे रहा, तो अल्टीमेटली तंग आके हमने भी कहा कि ठीक है मत दे, तो वो भी हमारे बैड डेट्स मान लिए जाएंगे। तो बैड डेट्स का असर क्या पड़ता है बुक्स पर, अकाउंटिंग बुक्स पर। जब मैं अकाउंटिंग बुक्स की बात कर रहा हूँ तो मेरा कहने का मतलब होता है बुक ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है कि नहीं। अकाउंटिंग जब बैड डेट्स का क्या असर पड़ेगा, मैंने पहले बताया था कि ये लॉस है, और कोई भी लॉस होता है एक तो आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, और दूसरा बैड डेट्स में क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस द कैपिटल एंड डेटर्स इन द अकाउंटिंग इक्वेशन। कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड में कैपिटल कम हो जाएगी, और एसेट साइड में आपके डेटर्स कम हो जाएंगे। और इंसॉल्वेंट मींस द पर्सन और फर्म नॉट कैपेबल ऑफ पेइंग डेट्स। जो बंदा अपने लोन नहीं चुका पाता, जो भी वजह होती है, उसे इंसॉल्वेंट बोलते हैं। अच्छा, एक बात और है कि परचेजेस, आप जानते हो ना परचेजेस का मतलब क्या होता है, ओनली परचेज ऑफ गुड्स। अगर आपने, आपकी बुक्स की शॉप है और आप फर्नीचर खरीदते हो, तो फर्नीचर जो खरीदो उसे आप परचेज नहीं बोल सकते, ये एक टेक्निकल वर्ड है, बी केयरफुल। जब भी परचेजेस वर्ड यूज किया जाएगा, प्लूरल होता है परचेजेस, बी केयरफुल, परचेज नहीं वर्ड यूज किया, परचेजेस। जब भी परचेजेस वर्ड यूज किया मींस परचेज ऑफ गुड्स। सो परचेजेस डू नॉट अफेक्ट द कैपिटल इन एनी वे। देखो, परचेजेज अगर आपने खरीदा, तो आपने माल अगर खरीदा, आपने सामान खरीदा है बेचने के लिए, तो आपका वो कैपिटल में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका एक्सपेंस नहीं है। इसमें क्या होगा कि सिर्फ एक्सचेंज ऑफ द एसेट्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आज मैं गया और 10,000 की बुक्स लेके आ गया, तो पहले 10,000 बुक्स में मेरे क्या पड़े हुए थे, कैश पड़ा था मेरे बॉक्स में, मैंने 10,000 निकाला और 10,000 जो है मैंने दुकानदार को दे दिया, सप्लायर को, और बुक्स ले आया। तो फर्क क्या पड़ा, कल मेरी एसेट कैश के रूप में थी और आज मेरी एसेट बुक्स के रूप में है, मतलब गुड्स के रूप में है। तो एसेट तो उतनी की उतनी है, मुझे कोई लॉस तो ना हुआ है। ये तो वही वाली बात होगी, कल मेरे पास 500 के 2 नोट थे और 100 के मैंने 10 नोट रख लिया और मैं कहूँ मैं तो बड़ा अमीर हो गया हूँ क्योंकि आज मेरे पास 10 नोट है। अरे वैल्यू तो उतनी है ना। तो वही बात यहाँ पर है कि कल मेरे पास एसेट कैश के रूप में थी, आज मेरे पास एसेट गुड्स के रूप में है, स्टॉक के रूप में है। वो चेंज कर दिए, एसेट की शक्ल बदल गई है, तो उसे हम जो है लॉस नहीं बोलते। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर माल खरीदा है, परचेजेस किया है, तो ये हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस से कैपिटल कम कर दीजिए। नो, अगर आपकी परचेजेस हैं तो आप कैश कम कर दीजिए और स्टॉक बढ़ा दीजिए, अगर कैश परचेज है। फॉर कैश परचेजेस इट विल रिड्यूस द कैश, क्योंकि आपने कैश दिया ना सप्लायर को, एंड इंक्रीज द स्टॉक इन इक्वेशन। आपका माल अगर पहले कल 50,000 का था, बढ़ के कितना हो जाएगा, 60,000 रुपीज का। फॉर क्रेडिट परचेजेस, परचेजेस क्या होगा, इट विल इंक्रीज द स्टॉक। मैं गया और 10,000 का आज मैंने क्रेडिट परचेजेस कर ली, मीन्स मैं सप्लायर से गया, 10,000 की बुक्स लाया और प्रॉमिस देने के बजाय बाय बाय करके आ गया, कि प्रॉमिस करके आ गया इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश। तो क्या होगा, मेरी 10,000 की बुक्स आ गई दुकान में, मेरा स्टॉक इंक्रीज हो गया, तो मेरे एसेट्स इंक्रीज होगी, और साथ ही साथ
मेरी लायबिलिटी भी बढ़ गई। कल मैं बोला था मैंने किसी को नहीं देने, बट अब तो मैंने 10,000 देने हैं ना। और ये जो सप्लायर से जो हम क्रेडिट परचेज करते हैं, वो सप्लायर क्या कहलाते हैं? क्रेडिटर्स। जो हमारे क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं उधारा माल खरीद जाते हैं, वो हमारे डेटर्स होते हैं। और जिनसे हम क्रेडिट परचेज करते हैं वो हमारे क्रेडिटर कहलाते हैं। मैं पहले ही क्रेडिटर की डेफिनेशन बता चुका हूँ। तो आप जानते हो क्रेडिट कस्टमर्स आर कॉल्ड डेटर्स। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट कॉल्ड क्रेडिट परचेजेस। आप जानते ही हो जब हम क्रेडिट परचेजेस करेंगे तो क्रेडिट परचेज कहलाएंगे। इन अकाउंटिंग इक्वेशन इट इंक्रीजेस द स्टॉक एंड इंक्रीजेस द लायबिलिटी क्रेडिटर्स के रूप में। ये बात हो चुकी है। अच्छा, रिकवरी फ्रॉम डेटर्स इज नॉट ए गेन। एक अक्सर स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन भी हो जाता है कि जब भी दुकान पे पैसे आएंगे वो हमारी इनकम है। नहीं, ऐसा नहीं है। इनकम अलग चीज होती है, और रिकवरी फ्रॉम डेटर्स का मतलब है कि मैंने आज किसी को 10,000 का बुक्स बेची, वो कह रहा है जी मैं आपको 1 मंथ के बाद दे जाऊंगा। 1 महीने बाद आया और उसने 10,000 रुपये मेरे को दे दिया, तो ये क्या कहलाएगी? रिकवरी फ्रॉम डेटर्स। दैट इज नॉट ए गेन, सो डजंट इफेक्ट द कैपिटल। ध्यान दें, अगर आपके पास किसी डेटर्स के पुराने बकाए पैसे आ जाते हैं तो उसे आप इनकम नहीं मानोगे। और अगर इनकम नहीं मानोगे तो कैपिटल भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कैपिटल 2 वजह से बढ़ती है। एक तो फ्रेश कैपिटल की वजह से और इनकम एंड गेन की वजह से। रिकवरी फ्रॉम डेटर्स गेन नहीं होता, अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। क्योंकि ये भी क्या होता है, जस्ट लाइक पहले मेरी एसेट्स, कल मेरे पास डेटर्स 10,000 रुपए के थे, आज वो कस्टमर आया और मेरे को 10,000 कैश दे गया, तो मेरी कैश 10,000 हो गया, एक एसेट बढ़ गई। और जो मेरी डेटर्स के रूप में कल जो एसेट थी वो चली गई, तो मेरी तो एसेट एक्सचेंज हुई है ना। कल एसेट मेरे पास डेटर्स के रूप में थी, आज एसेट्स मेरी कैश के रूप में। तो इसलिए इसे कभी भी इनकम नहीं माना, आप कंफ्यूज मत होइएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ऑल कैश रिसीट्स आर नॉट प्रॉफिट्स एंड ऑल कैश पेमेंट्स आर नॉट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपको देखना पड़ेगा ध्यान से कि वो जो रिसीट हुई है, आपके पास पैसे हैं, वो इनकम के हैं या सेल्स के हैं, प्रॉफिट क्या। अच्छा, अब जैसे कि फर्नीचर परचेज ऑन कैश ₹1,000 और परचेज गुड्स फ्रॉम एस 1,000। एक तो आज हमने कैश फर्नीचर परचेज किया दुकान के लिए, गुड्स नहीं, फर्नीचर परचेज किया। इसमें गुड्स तो हमारी बुक्स हैं। 1,000 के ऑन कैश 1,000 रुपए दिए और फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर लेके आ गए दुकान के लिए। और एक परचेज गुड्स फ्रॉम एस ₹1,000। अब इस ट्रांजेक्शन में ये नहीं बताया गया कि जो गुड्स परचेज की है, हम ये मान के चलते हैं परचेज बुक्स, क्योंकि हमारा काम तो बुक्स का बेचने का खरीदने का ना। परचेज गुड्स फ्रॉम एस ₹1,000, इस ट्रांजेक्शन में ये नहीं बताया जा रहा है कि ये कैश परचेजेस है या क्रेडिट परचेजेस है। वो क्लियरली बताना चाहिए, पर यहाँ गायब है ये वाली चीज। तो जब भी अगर पार्टी का नाम दिया हो और ये क्लियर ना किया हो, तो हम मान के चलेंगे ये क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम एस है। इसका मीनिंग क्या होगा? क्रेडिट परचेज फ्रॉम एस। एस कौन है? पार्टी का नाम है, सप्लायर का नाम है। तो अब इसको कैसे करेंगे? पहला था कि 1,000 का कैश पर फर्नीचर खरीदा। सपोज हमारी कैपिटल 5,000 की चल रही थी, कैश 5,000 का चल रहा था। आज हमने 1,000 का फर्नीचर खरीदा, नया, फॉर एग्जांपल नया रिवॉल्विंग चेयर खरीद ली। मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, दुकानदारी कर रहा हूँ, तो मैं आज एक नई चेयर खरीद के आया। तो 1,000 मेरा आज कैश गया, क्योंकि आज 1,000 पे दुकान को 1,000 पे चेयर के पैसे दिए, तो कैश मेरी दुकान पे कितना रहेगा? 4,000। कैपिटल पहले भी 5 थी, अब भी 5 की रहेगी। कल मेरे पास फर्नीचर नहीं था और आज फर्नीचर कितने का हो गया? 1,000 का। और फर्नीचर नई आइटम कितनी की होगी? 1,000 की। कैपिटल 5,000, कैश 4,000 और फर्नीचर 1,000। और दूसरी ट्रांजेक्शन क्या थी? एस, जो पार्टी का नाम है एस, उससे 1,000 की क्रेडिट परचेजेस की, मतलब उधार माल खरीदा। तो क्या होगा? एक तो 1,000 का स्टॉक बढ़ जाएगा, कैश पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्नीचर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, क्रेडिटर्स मेरे बढ़ गए, लायबिलिटी बढ़ गई, देनदारी बढ़ गई ना। इस बंदे से जो मैं 1,000 रुपये का सामान लेके आया हूँ, तो महीने 2-3 महीने का प्रॉमिस करके आया हूँ जो मुझे चुकाना पड़ेगा, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। उस लायबिलिटी का नाम क्या है? क्रेडिटर। कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। तो कैपिटल एज इट इज 5,000, क्रेडिटर्स 1,000 के बढ़ेंगे, कैश एज इट इज 4,000, स्टॉक मेरा 1,000 से बढ़ जाएगा, फर्नीचर एज इट इज 1,000। तो आप देख रहे हैं कि कैसे इसकी इस ट्रांजेक्शन को इक्वेशन में कैसे प्लेस किया जाएगा। ठीक है जी। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एपिसोड नंबर 15। अकाउंटिंग इक्वेशन, एपिसोड नंबर 15। बैड डेट्स रिकवर्ड, एक अब नई चीज आई, टर्म है बैड डेट्स रिकवर्ड। पहले आपने सीखा कि बैड डेट्स क्या चीज होती है, अब क्या हो जाएगी?
Bad debts recovered क्या चाहिए? Bad debts recovered means the money recovered from the debtor which was previously treated as bad debts. अगर कोई, देखो पैसे हमारे पास कस्टमर से दो टाइप के आते हैं। एक तो रूटीन में होते हैं, कस्टमर सामान खरीद जाते हैं और प्रॉमिस करे जाते हैं, महीने 2 महीने बाद पैसे दे जाते हैं। जब वो रूटीन में पैसे दे रहे होते हैं उसे बोलते हैं रिकवरी फ्रॉम डेटर्स। उसका इनकम से कोई लेना देना नहीं होता, कैपिटल से कोई लेना देना नहीं होता। बैड डेट्स रिकवर्ड वो होते हैं जो किसी टाइम में हमने बैड डेट्स मान लिए और वो बाद में रिकवर हो जाते हैं, जबकि हमने अपनी किताबों में उसका नाम काट दिया कि ये बैड डेट्स हो गए, अब ये पैसे लाइफ टाइम में कभी नहीं मिलेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसे बोलेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, किसी कस्टमर से मैंने 1000 रुपीज लेने थे, मुझे बाद में पता लगा कि उस बंदे की डेथ हो गई। अब मैं 1000 रुपीज उसके घर में तो जाऊंगा नहीं उसके बच्चों से मांगने, ना मैं कोर्ट में जाऊंगा रिकवर करने। तो मैंने घर आके अकाउंटेंट को बोला दुकान पे आके भी वो 1000 जिससे लेने थे वो बंदा मर गया, आप जो है डेथ होगी, आप इसे बैड डेट्स मान लीजिए। तो अकाउंटेंट क्या करेगा, इमीडिएटली कैपिटल कम कर देगा और डेटर्स कम कर देगा। अब हुआ क्या कि 2-3 महीने बाद एक यंग सा लड़का आया, कहता जी ये आपने 1000 रुपीज ले लीजिए, आपके देने थे। तो मैंने कहा आपके कौन से देने हैं, मैंने तो आपको आज तक देखा ही नहीं, कब ले गए थे आप? कहते हैं मैं तो नहीं, मेरे पिताजी ले गए थे किसी टाइम में, उनके बेचारों की डेथ होगी तो उनकी नोटबुक में मैंने देखा कि 1000 रुपीज की आपसे बुक्स ली हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना पैसे चुका दिए जाए। ठीक है, मोस्ट वेलकम। तो मैंने उसे 1000 रुपीज ले लिए। अब ये जो सिचुएशन है, मेरे पास ऐसे पैसे हैं, एक ऐसे पैसे हैं जिसे मैं बैड डेट्स किसी टाइम में मान चुका था, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। कोई ऐसे पैसे लेना जिसे आप पास्ट में बैड डेट्स मान चुके हो, और ये हमेशा इनकम होती है। बैड डेट्स रिकवर्ड को हमेशा इनकम माना जाता है। बैड डेट्स रिकवर्ड इज एन इनकम। ध्यान दें, रिकवरी फ्रॉम डेटर्स और बैड डेट्स रिकवर्ड में बहुत फर्क है। बैड डेट्स रिकवर्ड अगर होते हैं तो उसे इनकम मानोगे, तो अगर बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाते हैं, एक तो आप कैपिटल बढ़ा देंगे क्योंकि इनकम है, एंड कैश इन द अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट साइड में कैश बढ़ जाएगा आपका। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, वो क्या कह रहा है कि बैड डेट्स रिकवर्ड 600, पहली ट्रांजेक्शन ये करेंगे, और दूसरी ट्रांजेक्शन है रिसीव 500 फ्रॉम डेटर्स। ये तो रिकवरी फ्रॉम डेटर्स होगी ना, रूटीन में जो कस्टमर से पैसे आते रहते हैं। तो 600 बैड डेट्स रिकवरी थी, 500 रिकवरी फ्रॉम डेटर्स। देखते हैं क्या करते हैं। पहली ट्रांजेक्शन है, सपोज ये चला था 5000 और कैश हमारा 4000 चल रहा था एसेट साइड में, और दूसरी एसेट थी 1000 की, और आज हमारे पास 600 बैड डेट्स रिकवर्ड हुए। तो इस 600 को आप क्या मानेंगे, इनकम मानेंगे, कैपिटल बढ़ा दीजिए 500 प्लस 600, और क्या कर दिए, कैश आ गया हमारे ड्रॉर में, तो 600 कैश बढ़ा दीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, कैपिटल कितनी की हो जाएगी, 5600 की, कैश होगा 4600 का, और डेटर्स हो जाएंगे 1000 के। और तीसरी ट्रांजेक्शन क्या है कि रिकवरी फ्रॉम डेटर्स, किसी डेटर से रूटीन में पैसे लिए, वो पिछले महीने उधार ले गया था, आज भी 500 रुपये देने आ गया, तो अच्छी बात है। कैश हम 500 से बढ़ा देंगे और डेटर्स 500 से कम कर देंगे, क्योंकि कल हम कह रहे थे कि हमने 1000 रुपये लोगों से लेने हैं, कस्टमर से लेने हैं। आज वो 500 रिड्यूस होकर कितने रह जाएंगे डेटर्स हमारे, 500। कैश कितना हो जाएगा 50, 100, और ये कैपिटल कितने की हो जाएगी 5600। तो आप देख रहे हो कि ट्रांजेक्शन्स को कैसे प्लेस किया जा रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन में, राइट। अगर आज ही आपको कहा जाए बैलेंस शीट बना दो, सपोज आज ही 31 मार्च है, तो आप टी शेप में बना दोगे। कैपिटल वाली साइड पे लिखोगे 5600, लायबिलिटीज नील, एसेट साइड में दो आइटम आएंगी, कैश 5100, डेटर्स 500। इस ढंग से बैलेंस शीट बनाई जा सकती है। सो एनी मनी टू बी रिकवर्ड इन फ्यूचर इज आवर एसेट। मैंने पहले बताया था एसेट्स को 3 एंगल से लिया जाता है अकाउंटिंग में। एनीथिंग बी ओन, कोई भी चीज हमारी दुकान पे पड़ी है, फर्नीचर, बुक्स, कैश, ये सब हमारी क्या है, एसेट्स हैं। और कोई भी ऐसा पैसा जो हमने फ्यूचर में वसूल करना है, कौन से होते हैं उसमें, डेटर्स, कस्टमर्स हो गए, या किसी को हमने लोन दे रखा है टेम्परेरी। और एक होता है कि एनीथिंग वी हैव ऑलरेडी पेड इन एडवांस बट बेनिफिट विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, दुकान चला रहे हैं हम, 1000 रुपीज पर मंथ में रेंट देता हूँ, और मेरे पास सुबह सुबह आया मकान मालिक, कहता है यार मुझे 10,000 रुपये की जरूरत है, तो आप मुझे 10,000 रुपये दे दिए। पर मैंने कहा भाई अभी तो ड्यू डेट आई नहीं, आप कैसे 10,000 ले रहे हो? कह रहे नहीं मुझे पैसे की जरूरत है, एज ए फ्रेंड मैं मांग रहा हूँ, और आप ये किराए में एडजस्ट कर लेना। ठीक है, मैंने 10,000 रुपये ड्रॉर में से निकाल के दे दिया उसे। तो वो जो 10,000 रुपये होंगे उसे बोलेंगे रेंट पेड इन एडवांस, वो हमारी एसेट हो जाएगी जब तक कि वो 10,000 मैं रिकवर नहीं कर लेता। तो 10 महीने के बाद अब मैं 10 आने वाले 10 मंथ्स के लिए मैं किराया नहीं दूंगा 1000 रुपीज पर मंथ, क्योंकि मैं पहले एडवांस में दे चुका हूँ। तो पहले महीने कितना होगा, 10,000 माना जाएगा। 1000 जो ही एडजस्ट हो जाएगा, कितना रह जाएगा रेंट एडवांस, 9,000, फिर 8,000, एक दिन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दैट प्रीपेड रेंट इज एन एसेट until it is used or exhausted.
फॉर एग्जाम्पल आज आप कहें कि रेंट पेड इन एडवांस 300 रुपीज, इसको आप अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे लगाएंगे? एक तो हमारा 300 कैश गया, तो आप क्या करेंगे? कैश कम कर देंगे। अब आप कहोगे कि रेंट पे किया तो ये हमारा खर्चा है, ये हमारा एक्सपेंस है, तो कैपिटल कम कर दीजिए, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि जब भी कोई एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो या ड्रॉइंग्स हो तो कैपिटल कम कर दीजिए। पर जब रेंट अगर ड्यू डेट पे पे किया जा रहा है, दैट इज अवर एक्सपेंस व्हेन इट इज ड्यू, और ड्यू होने से पहले अगर पे कर दिया जाएगा तो वो बोलेंगे रेंट पेड इन एडवांस, तो वो कभी खर्चा नहीं होता। जितने भी हमारे खर्चे होते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में तभी दिखाए जाते हैं एक्सपेंसेस जब वो ड्यू हो जाते हैं। तो अगर ये तो हमने क्लियरली लिखा हुआ कि रेंट पेड इन एडवांस, इसका मतलब अभी ड्यू डेट नहीं आई थी और हमने पहले पे कर दिया, तो उसमें क्या होगा? 300 ये एसेट की शक्ल ले लेगा, तो इसे आप बोलेंगे एसेट साइड में प्रीपेड रेंट, इस आइटम को बोलेंगे और 300 कर देंगे। तो कैपिटल कितनी की हो जाएगी? 5000 की, कैश 4700 का और प्रीपेड रेंट 300 का। देखो ये जो कोर्स है ये काफी कंडेंस्ड कोर्स है, काफी तेजी से मैं चल रहा हूँ, और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको कोई खास प्रॉब्लम नहीं आ रही हुई, क्योंकि वो ओवरऑल व्यू ले रहे हैं अकाउंटेंसी का। पर जो 11th के इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, हमारा जो यंगिस्तान है, उनके पास जो भी बुक खरीद रखी है वो थोड़ी सी आपको पहले आप एग्जांपल्स कर लीजिएगा अकाउंटिंग इक्वेशंस के, और फिर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ आ जाएंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सब बेसिक टर्म्स क्लियर करता हुआ जा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा सारा कोर्स विद इन 20 आवर्स पैक हो जाएगा ये सारा। एनी हाउ, रिकवरी और मनी रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स इज नॉट एन इनकम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप डेटर्स से रूटीन में इनकम ले रहे हैं, पुराने वाले ड्यू पैसे ले रहे हैं, वो आपकी इनकम नहीं खिलाएगी। बट रिकवरी फ्रॉम बेडर्स इज एन इनकम। बेडर्स की, जिसको हम पहले बेडर्स मान चुके, अगर वो पैसे आते हैं वो हमारी इनकम होती है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 16, accounting equations, episode number 16. Drawings mean any asset taken by the owner from the firm for personal use. ध्यान दें, ड्राइंग्स का जनरली लोगों ये मिल लेते हैं कि जब दुकान से पैसे निकाले आते हैं पर्सनल यूज के लिए, उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। वो तो होते ही होते हैं, पर ड्राइंग्स का मतलब आप कोई भी एसेट निकालिए फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए, वो ड्राइंग्स कहलाएगी। जब भी कोई ओनर, दुकान का मालिक, अपनी दुकान से, अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज उठाएगा वो ड्राइंग्स होंगी। और ड्राइंग्स क्या क्या हो सकती हैं? कैश हो सकता है, आपके गुड्स हो सकते हैं। गुड्स का मतलब है जैसे सपोज मैं बुक शॉप चला रहा हूँ और आज मुझे पता लगा कि ग्रोसरी खरीदनी है, मुझे 10,000 रुपये चाहिए, तो मैं मांगने तो जाऊंगा नहीं, बैंक से तो लोन लूंगा नहीं। मैंने दुकान से आज 10,000 रुपये उठाए, पॉकेट में रखे और दुकान बंद की, शटर डाउन किया और चलता बना, और 10,000 की ग्रोसरी ले ली। ये जो मैंने 10,000 रुपीज जो निकाले हैं दुकान के बॉक्स में से, कैश बॉक्स में से, वो पर्सनल यूज के निकाले हैं, तो इसे बोलेंगे ड्रॉइंग्स इन कैश। अब दूसरी सिचुएशन लीजिए, मैं बुक शॉप चला रहा हूँ, तो पता लगा मेरे किसी दोस्त का जो है बर्थडे है एंड ही इज लर्निंग अकाउंटिंग। मेरे पास अकाउंटिंग की बुक्स है, मैंने कहा क्यों ना एक बुक्स जो है 500 की फॉर एग्जांपल बुक आती है मेरे पास अकाउंटेंसी की, और 1,000 रुपीज की बेचता हूँ। ये मेरा सिस्टम चलता है, डबल रेट पे बेचता हूँ, तो ये मेरा प्रॉफिट मार्जिन है। तो मैंने जो है शाम को मैंने सोचा क्या उसे कैश देना, क्या उसे बुकें देने, एक बुक ही देते थे ना अकाउंटेंसी की जो उसके काम भी आएगी। मैंने दुकान से एक बुक ली और उसे अच्छा सा पैक किया, शटर बंद किया और शाम को उसके घर चाय पीने चला गया पार्टी पर। ये जो मेरी ड्राइंग्स हैं, ये जो दुकान से आज मैंने बुक निकाली है, ये पर्सनल यूज के लिए निकाली है, क्योंकि इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, मैं अपनी दोस्ती निभा रहा हूँ, तो इसे बोलेंगे ड्राइंग्स इन गुड्स। तीसरी क्या चीज हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चेयर ली और चेयर जो देखा मैंने दुकान पर रख दी, बाद में देखा कि चेयर ये यूज नहीं हो पा रही फॉर एग्जाम्पल, या मुझे घर में मुझे एक रिवॉल्विंग चेयर चाहिए थी अपनी स्टडी टेबल पे, तो देखा कि एक मुझे खरीदनी पड़ेगी। फिर मुझे ध्यान आया जो मेरी शॉप पे जो है रिवॉल्विंग चेयर पड़ी हुई है वो यूज ही नहीं हो पाती, तो चलो वही उठा लेते हैं। और मैंने क्या किया, अपनी रिवॉल्विंग चेयर शाम, आज का दिन क्या किया, शाम को रिवॉल्विंग चेयर उठाई और गाड़ी में रखी और घर ले गया। ये भी एक दुकान की एसेट को मैं अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया हूँ, ये भी ड्राइंग्स होंगी। तो जितने भी ड्राइंग्स होती हैं 3 टाइप में हो सकती हैं, या तो आप कैश निकालोगे, या उसने ऑनर ने, प्रोप्राइटर ने, मालिक ने, दुकान के मालिक ने, या वो गुड्स उठाएगा। गुड्स कौन सी आइटम होती हैं? जो बिजनेस में सेल, प्रॉफिट पे सेल करने के लिए परचेज की जाती हैं, या कोई एसेट। अच्छा, ड्राइंग्स किसी भी रूप में हो, इट ऑलवेज रिड्यूसेस द कैपिटल। ड्राइंग्स रिड्यूस द कैपिटल एंड द कंसर्न एसेट इन द अकाउंटिंग इक्वेशन।
अब ये क्वेश्चन उठता है कि अगर ड्राइंग्स का असर क्या पड़ता है इक्वेशन पे। भाई ड्राइंग्स से तो एक कैपिटल कम होती है, तो आप कम कर दोगे। एसेट साइड पे क्या कम करोगे? अगर आप कैश उठाया आपने तो कैश कम कर दीजिए, अगर आपने स्टॉक उठाया, गुड्स उठाया तो गुड्स कम कर दीजिए, और अगर आपने फर्नीचर उठा लिया तो फर्नीचर कम कर दीजिए अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट साइड में। सो इट्स क्वाइट इजी। तो कैपिटल ऑलवेज गेट्स रिड्यूस्ड इन द अकाउंटिंग इक्वेशन बाय टू रीजंस। कौन कौन से रीजन होते हैं? ड्राइंग्स या फिर लॉस एंड एक्सपेंसेस। और ठीक इसी तरीके से capital gets increased, capital always gets increased in accounting equation by two reasons। या तो फ्रेश कैपिटल की वजह से कैपिटल बढ़ेगी, या इनकम्स और गेन्स की वजह से, या प्रॉफिट की वजह से। अच्छा, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं कि कैश टेकन फॉर प्राइवेट यूज 300 और गुड्स टेकन फॉर प्राइवेट यूज 100। आप देखोगे कैश टेकन फॉर प्राइवेट यूज ये भी ड्राइंग्स है 300 की, और गुड्स टेकन फॉर प्राइवेट यूज ये भी ड्राइंग्स हैं। तो दो ड्राइंग्स हुई हैं, एक कैश वाली और एक गुड्स वाली। दोनों ही ड्राइंग्स का ध्यान है, कैपिटल कम हो गई। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं क्या करते हैं। सपोज कैपिटल थी 5000 की हमारी, और कैश चल रहा था 5000 का, और स्टॉक चल रहा था 500 का। आज हमने क्या किया, 300 का ड्राइंग्स की कैश उठा लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। एक तो कैपिटल कम हो जाएगी 300 से, और कैश कम हो जाएगा 300 का। तो कैपिटल कितनी की रहेगी? 4700 की, और कैश कितना रह गया? 4700 का, और स्टॉक कितना रह गया? 500 का। इसमें एक आइटम मिसिंग है, वो मैं अभी देख लेता हूं। और दूसरा क्या है कि 100 की गुड्स की ड्राइंग्स हुई हैं। तो क्या होगा, कैपिटल कम हो जाएगी एक तो 100 से। अगर किसी ने ड्राइंग्स की हैं गुड्स के रूप में, एक तो कैपिटल कम हो जाएगी 100 की, सपोज कैपिटल 100 से कम कर दीजिए, और 100 से स्टॉक कम कर लीजिए या गुड्स कम कर लीजिए। इस ढंग से आप कर लीजिए। तो ये इसकी अकाउंटिंग इक्वेशंस की ये प्लेसमेंट होगी इसकी। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एपिसोड नंबर 16। अकाउंटिंग इक्वेशंस एपिसोड नंबर 17। अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, कि डेप्रिसिएशन क्या चीज है। ये बड़ा एक टेक्निकल वर्ड है, इसका मीनिंग आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जस्ट अ मिनट प्लीज। डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। पहली बात तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? फिक्स्ड एसेट्स मींस अगर आपकी किसी भी एसेट की वैल्यू में कमी आ जाती है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है, उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब सवाल ये होता है कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? फिक्स्ड एसेट मींस वेरी लॉन्ग टर्म एसेट। अब वेरी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म तो पता था, ये वेरी लॉन्ग टर्म क्या होता है? वेरी लॉन्ग टर्म का जनरली मीनिंग होता है 3 और 4 इयर्स जिसकी लाइफ होती है जिस चीज की, उसे वेरी लॉन्ग टर्म बोल देते हैं। इसकी कोई खास डेफिनेशन तो नहीं है वेरी लॉन्ग टर्म 10 इयर्स है या 3 या 4 इयर्स है। जनरली जो हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं, मशीनरी, कार, कंप्यूटर और फर्नीचर, इन्हें लॉन्ग टर्म एसेट, वेरी लॉन्ग टर्म एसेट बोला जाता है, क्योंकि एक साल से ऊपर नहीं होती है, बल्कि ये 5-5, 10-10 साल की होती है। अगर आज आपने कंप्यूटर खरीद लिया तो ये 5 साल तक चलेगा, और अगर आपने फर्नीचर खरीद लिया तो घर का आप देखिएगा 5-10 साल तक चलता है वो, तो उसे वेरी लॉन्ग टर्म एसेट बोला जाता है। जो उनकी वैल्यू में जनरली जो उनकी वैल्यू में कमी आती है उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आज आपने लैपटॉप खरीदा 50,000 रुपये का, और 3 साल बाद आप उसे बेचने गए, तो आप देखते हो कि, या उसकी वैल्यू लगाते हो, किसी से पूछते हो कि मेरे कंप्यूटर की वैल्यू कितनी है, वो कहता है कंप्यूटर की वैल्यू तो 20,000 रुपीज है। तो इसका मतलब 50,000 वाली चीज बैठे बैठा 20,000 की बन गई। ये जो 30,000 की जो वैल्यू में कमी आई है उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन, राइट। ये फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग एटसेट्रा आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, राइट। एंड रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मे बी ड्यू टू। अब सवाल ये उठता है कि ये वैल्यू में क्यों कमी आ जाती है? आज मैंने 50,000 का कंप्यूटर खरीदा, वो 10,000 रुपये का रहेगा, 20,000 का रहेगा, वो 40,000 रुपये उस पर डेप्रिसिएशन हो गया, उसकी वैल्यू में कमी आ गई। क्यों आ गई? व्हाट्स द रीजन? पहला रीजन होता है वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर क्या होता है? घिसावट जिसे बोलते हैं, चीज घिसती चली जाती है, क्योंकि हर एक चीज की लिमिटेड लाइफ होती है। तो वो एक तरह से आपने लाइफ यूज कर ली। फॉर एग्जाम्पल, आपने मोबाइल खरीदा, आजकल आप देखोगे कि काफी मतलब मशीनरी के और कई चीजों की लाइफ लिखी होती है, प्रिंटेड होती है। जैसे आप बल्ब लोगे तो कई बार उसमें लिखा होता है लाइफ 1000 आवर्स, 1000 घंटे जो है चल सकता है, या 500 आवर्स, या 2000 आवर्स। इसका मतलब वो बल्ब जो आपने खरीदा उसकी 2000 आवर्स लाइफ है।
और या आप कई बार मशीनरी पे कई बार लिखा होता है कि जनरली मैंने देखा है कि फोटोस्टेट की जो मशीनरी होती है उसकी भी लाइफ होती है 10,000 आवर्स, 20,000 आवर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या 10,000 प्रिंट्स, इस टाइप की चीजें होती हैं। तो अगर सपोज मैंने आज फर्नीचर खरीदा है और सॉरी लैपटॉप खरीदा है और वो आज 50,000 का है, उसकी लाइफ अगर सपोज 5 ईयर्स है और मैंने 3 साल तो यूज कर लिया, तो उसकी वैल्यू तो कम होगी। जो बंदा मेरे से खरीदेगा वो 50,000 का नया खरीद लेगा, मेरे से क्यों खरीदेगा? उसे पता 3 साल तो यूज कर चुका है, 2 साल के बाद तो इसने तंग करना शुरू कर देना इस लैपटॉप ने। तो इसलिए वो क्या करेगा कि सपोज वो कहेगा ठीक है 50,000 का आपने लैपटॉप खरीदा, उसके ये 5 ईयर्स लाइफ थी, 3 साल बीत चुके हैं, इसका मतलब पर ईयर उसकी लाइफ कितनी होगी? 10,000 कम हो गई। 3 ईयर्स यूज कर चुके हो, 30,000 वैल्यू खत्म, बाकी रह गई 20,000। आप 20,000 रुपीज लीजिए और मुझे लैपटॉप दे दीजिए। तो अगर मैं 50,000 वाला 50,000 वाला लैपटॉप 20,000 का बेच रहा हूँ आफ्टर 3 ईयर्स, ये जो 30,000 की वैल्यू की कमी आ गई है ड्यू टू वियर एंड टियर, क्योंकि उसकी जो लिमिटेड लाइफ थी वो मैंने एग्जॉस्ट कर दी। या कई बार क्या होता है कि आपने यूज भी नहीं की गई चीज, फिर भी वैल्यू कम होगी। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने एक मोबाइल खरीदा और बढ़िया सा डब्बे में पैक वैसे का वैसे रख लिया। आज 50,000 का मोबाइल खरीदते हो आप और उसे रख लेते हो, और 5 साल बाद आप बेचने जाते हो तो वो कहता है जी मैं तो 10,000 रुपये भी नहीं दूंगा इसके। मैंने कहा भाई मैंने तो उसका वियर एंड टियर हुआ ही नहीं, तो आप इसके वैल्यू पैसे क्यों कम ले रहे हो? कहता है अरे क्या बात कर रहे हो, इसका कैमरा बड़ा घटिया सा है, आजकल तो कैमरे इतने बढ़िया आ गए हैं, इतनी बढ़िया पिक्चर्स आती हैं, इसकी साउंड की क्वालिटी, ये पुराने वाला मॉडल है, इसकी साउंड की क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है, और सेकेंडली इसकी बैटरी चार्ज होती है 10 घंटे में, आजकल तो 15 मिनट में चार्ज होती है। तो न्यू टेक्नोलॉजी आ गया है, न्यू डिजाइन आ गया, तो इसलिए आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल तो मैं 10,000 रुपये में खरीदूंगा। तो वो जो 50,000 का मोबाइल था आपका 10,000 का रह गया 3 ईयर्स के लिए, आपने यूज भी नहीं किया, वियर एंड टियर नहीं हुआ, पर न्यू टेक्नोलॉजी न्यू डिजाइन की वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई। तो ऐसी सपोज अगर आप ड्रेसेस खरीद लेते हो, आज ड्रेसेस खरीद कर बिल्कुल पैक करके रख लेते हो, अगर उसे बेचने की कोशिश करोगे कुछ दिनों बाद तो वो नहीं बिकेगा उतने रेट का। रीजन न्यू डिजाइन। तो डेप्रिसिएशन जो होता है, क्योंकि ये क्या होता है डेप्रिसिएशन, आपकी एसेट बैठे बैठे कम, आपका लॉस है ना, सो इट्स ए लॉस और एक्सपेंस बोलेंगे फॉर द फर्म। डेप्रिसिएशन इज अ लॉस फॉर द फर्म। लॉस तो इतना अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, एक्सपेंस करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड होती है ये वाली चीज़ें, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं होती। सो डेप्रिसिएशन हमारा एक फर्म का एक खर्चा होता है। अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो आप क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन जितना भी हमारी एसेट पे आएगा दैट रिड्यूसेस द कैपिटल इन द अकाउंटिंग इक्वेशन, जो अल्टीमेटली प्रॉफिट को रिड्यूस कर देगा। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, और डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस द कैपिटल एज वेल एज वैल्यू ऑफ एन एसेट इन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब यह है कि डेप्रिसिएशन कोई कहता है कि फर्नीचर मेरा 10,000 का था और उसमें इस साल के दौरान 1,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, मतलब वैल्यू में कमी आ गई, तो आप क्या करोगे 31 मार्च को? डेप्रिसिएशन के ऊपर एक कैपिटल कम कर दोगे 1,000 रुपीज की, और जो फर्नीचर था 10,000 का उसमें भी 1,000 कम कर दोगे। फर्नीचर 10,000 की बजाय कितना रहेगा? 9,000 रुपीज का। तो डेप्रिसिएशन जब भी लगाया जाता है तो अकाउंटिंग इक्वेशन में एक तो कैपिटल रिड्यूस कर दी जाती है, और सेकेंडली वो वाली एसेट रिड्यूस कर दी जाती है जिसपे डेप्रिसिएशन लगाया गया। तो डेप्रिसिएशन on fixed assets must be calculated every year on the day of closing to reach the true annual profit. अब डेप्रिसिएशन की वैल्यू कब लगाई जाएगी? मैं सपोज ये कहता हूँ कि जो फर्नीचर है मेरा, आज सपोज लैपटॉप है 50,000 का है और ये 5 ईयर्स के बाद कोई खरीदेगा भी नहीं, तो इसकी लाइफ है 5 ईयर्स, तो टोटल 50,000 वाली चीज 5 साल में जीरो हो जाएगी, तो टोटल 5 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 50,000। तो पर ईयर कितना हुआ एक साल का? 10,000 रुपीज। तो अपने कंप्यूटर पे मुझे हर साल 10,000 रुपीज डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, कैपिटल कम करनी पड़ेगी और कंप्यूटर की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। पर कब? दिवाली वाले दिन नहीं, दिवाली वाले दिन, ईद वाले दिन नहीं, उस दिन भी नहीं, होली वाले दिन नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा डेप्रिसिएशन लगाया जाता है ऑन द डे ऑफ क्लोजिंग, और हमारी क्लोजिंग कब होती है? 31 मार्च को। हर 31 मार्च को हम देखते हैं कि किस फिक्स एसेट्स पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। और एक ध्यान दे, डेप्रिसिएशन हमेशा गेस किया जाता है, हर एक अकाउंटेंट अपना। हो सकता है कि एक फॉर एग्जांपल मैं फर्नीचर लाता हूँ और मैं सोचता हूँ 50,000 का 5 साल के बाद बेकार हो जाएगा, और मेरा अकाउंटेंट कहता है जी ये 5 साल के बाद बेकार हो जाएगा, इस पर 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाइए। ठीक है। एक दूसरे अकाउंटेंट से पूछा, मैंने कहा भाई मैंने दुकान के लिए फर्नीचर लाया हूँ 50,000 का, आपके हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा? कहता अरे आपकी तो संभाल ही बहुत है, ये तो 10 साल चलेगा, आप हर साल 5,000 डेप्रिसिएशन लगाइए। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाती है, तो इसमें वी कांट हेल्प इट।
तो अकाउंटेंट जितना भी उसे जायज समझेगा उसके हिसाब से लगाता जाएगा। तो पर ध्यान दें कि डेप्रिसिएशन हमेशा ऑन द डे ऑफ क्लोजिंग लगाया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 2000 और देन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 500। दो ट्रांजेक्शन है, पहले 5000 का फर्नीचर खरीदा 2000 का और 500 का डेप्रिसिएशन लगाया। अगर ये दो ट्रांजेक्शन है तो कैसे करोगे? सपोज कैपिटल 5000 की थी और कैश भी 5000 का था और हमने क्या किया, 2000 का फर्नीचर खरीदा तो 2000 का कैश कम हो गया और फर्नीचर बढ़ गया। एसेट्स को खरीदना कोई लॉस नहीं होता, कोई एक्सपेंस नहीं होता, तो कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। उसकी एक वजह, जब भी आप एसेट खरीदते हो तो बेसिकली लॉस नहीं होता, आपकी एसेट की शक्ल बदल जाती है। कल हमारी एसेट कैश के रूप में थी, आज हमारी एसेट फर्नीचर के रूप में होगी। तो हमारा कैश कितना रह गया? कैश 2000 से कम हो गया और फर्नीचर 2000 से बढ़ गया। तो कैश कैपिटल कितनी रही? 5000। कैश कितना हमारा? 3000 का और फर्नीचर कितना है? 2000 का। फिर हमारा क्या हुआ कि फर्नीचर पे 500 का डेप्रिसिएशन लगाया। डेप्रिसिएशन लॉस है ना, तो आप अपनी कैपिटल कम कर दीजिए 500 से और 500 से फर्नीचर की वैल्यू कम कर दीजिए। इसका मतलब कल हमारे पास फर्नीचर 2000 का था, आज कितना करा गया? 1500। वैल्यू कम होगी, किस वजह से कम हो गई? डेप्रिसिएशन की वजह से। और यहाँ से हमने कैपिटल भी रिड्यूस कर दी 4500। इस ढंग से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा अकाउंटिंग इक्वेशंस में। और बिजनेस ओनर, ये आप देखते हैं, business owner has to do many spendings to run the business, like paying for rent, salary, purchases, furniture, and computer, etc. The routine spendings on expenses or buying short-term items less than 1 year are called revenue expenditure. एक एक्सपेंसेस की जो डेफिनेशन, एक्सपेंसेस को जो हम बोलते हैं ना, रेंट पे किया, सैलरी पे की, वेजेस पे किया, इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये बाद में थोड़ी एडवांस क्लासेस में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और डिटेल्स में। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि एक्सपेंसेस, ये जो कैपिटल कम होती है आपकी, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से कम होती है, जिससे हम आमतौर से एक्सपेंसेस बोलते हैं। देखो, बिजनेस ओनर को बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। अगर वो एक्सपेंसेस नहीं करेगा तो बिजनेस नहीं चला सकता। जैसे रेंट पे करना पड़ेगा दुकान का, अगर रेंट नहीं पे करेगा तो दुकानदारी कैसे करेगा? मकान मालिक ने सामान उठा के बाहर फेंक देना है। आपको सैलरी पे करनी पड़ेगी, अगर आप सेल्समैन नहीं रखोगे, अकाउंटेंट नहीं रखोगे तो क्या करोगे? आप बिजनेस नहीं चला सकते। आपको दुकान पे माल भी खरीदना पड़ेगा, उसकी भी स्पेंडिंग करनी पड़ती है। फर्नीचर भी खरीदना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा अकाउंटेंट के लिए, वो भी, या अपने लिए, वो भी आपको स्पेंडिंग है। पर जो रूटीन स्पेंडिंग होती है एक्सपेंसेस पे, वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। फर्नीचर कोई रूटीन स्पेंडिंग नहीं है। आप रोज फर्नीचर थोड़ा खरीद रहे होते हो, कोई 5-10 साल में एक बार खरीदा। कंप्यूटर भी 5-10 साल में एक बार खरीदोगे। पर जितने भी रूटीन स्पेंडिंग में तो परचेजेस भी आते हैं। रूटीन स्पेंडिंग में आप परचेजेस के अलावा जितने भी स्पेंडिंग करते हो वो एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, एक्सपेंसेस की एक और खासियत होती है, जो हम चीज खरीदते हैं। देखो, हम किसी को पैसे ऐसे नहीं देते, पैसे देने के बदले में हमें कुछ चाहिए होता है। ये सिंपल सा प्रिंसिपल है, ये तो एक कुदरत का रूल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाजार में गया और मैंने जो है एक नोटबुक खरीद ली। ये नोटबुक खरीदी और मैंने 100 रुपए की, उसे नोट दुकानदार को 100 रुपए दे दिए। ये जो सपोज नोटबुक मैंने अगर ले ली तो ये मैं कोई 10 साल तक यूज कर नहीं पाऊंगा। जनरली 2-4-6 महीने बाद ये खत्म हो जाएगी। तो ये शॉर्ट टर्म आइटम्स हैं। तो जितने भी आप शॉर्ट टर्म आइटम्स के लिए पैसे खर्च करते हो वो आपके एक्सपेंसेस होते हैं। कोई आप ऐसी आइटम खरीदते हो जो शॉर्ट टर्म है। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म आइटम खरीद रहे हो तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता, रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं होते, वो आपके एक्सपेंसेस नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर आज आपने फर्नीचर खरीद लिया, आपने दुकान के लिए रिवॉल्विंग चेयर खरीद ली, वो 5 साल तक चलेगी, दैट्स ए लॉन्ग टर्म आइटम। तो आप अपने बिजनेस में उसे अकाउंटिंग इक्वेशन में आप एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे, बल्कि आप उसे लिखोगे फर्नीचर परचेज। और पैसे जो खर्च किए जाते हैं सर्विसेज के लिए किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्यूशन में गए, अकाउंटेंसी की ट्यूशन पढ़ने, और टीचर को आपने 2, 4, 10, 20 हजार जितने भी दिए, तो उसके बदले में टीचर क्या देगा? आपको घर का थोड़ा सामान उठा के दे देगा। वो जाएगा रोज 1 घंटा जो है भाषण देके चलता बनेगा, उसके बदले में पैसे ले लेगा। तो बेसिकली ही इज सेलिंग हिज सर्विसेज। तो आप जब भी किसी को पैसे देते हो तो तीन चीज के लिए खर्च करते हो, या तो किसी आइटम के लिए या किसी सर्विसेज के लिए। सर्विसेज के लिए जितनी भी स्पेंडिंग की जाती है वो रेवेन्यू एक्सपेंसेज होते हैं, एक्सपेंसेज ही होते हैं। पर आइटम अगर शॉर्ट टर्म आइटम है तो आपके एक्सपेंसेस माने जाएंगे, कैपिटल कम होगी। अगर वो लॉन्ग टर्म आइटम है तो उसे बोला जाता है एसेट परचेज। लॉन्ग टर्म मींस मोर देन 1 ईयर।
तो ध्यान रखें, ये जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हो सकते हैं? बाइंग पेपर फॉर कंप्यूटर, बाइंग स्टेशनरी, पेइंग फॉर रेंट, वेजेस एंड सैलरी, ये सारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं जो रियल में एक्सपेंस हैं, जो आपकी कैपिटल रिड्यूस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। So when spending is done for long-term items more than 1 year, जब long-term item का मतलब more than 1 year is called capital expenditure. अगर आप कुछ दुकान के लिए ऐसे पैसे खर्च कर रहे हैं, ऐसी आइटम खरीद रहे हैं जो लॉन्ग टर्म है, जिसकी लाइफ मोर देन 1 year है, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता, टेक्निकली उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। बी केयरफुल, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं। जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर एक ही बात होती है। एक्सपेंडिचर जो होता है आपका, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। शॉर्ट टर्म आइटम खरीदोगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लॉन्ग टर्म आइटम खरीदोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आपने फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, कार खरीदी, ये भी आपके खर्चे ही हैं, स्पेंडिंग है, पर आप इससे लॉन्ग टर्म आइटम खरीद रहे हो। जब भी लॉन्ग टर्म आइटम खरीदे हो तो इसका मतलब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, और जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का मतलब होता है यू आर बाइंग द एसेट। बी केयरफुल, जो भी स्पेंडिंग्स होती हैं या रेवेन्यू स्पेंडिंग्स होती हैं या आपकी कैपिटल स्पेंडिंग्स होती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस से कैपिटल रिड्यूस होती है जिसे एक्सपेंसेस बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म आइटम्स के लिए जो स्पेंडिंग होती है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। टेक्निकली उसका मीनिंग होता है बाइंग द एसेट। सो बी केयरफुल, ये थोड़े टेक्निकल वर्ड थे। अच्छा, एज द अबव आइटम्स विल बी यूज्ड इन बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म। एक बात और होती है, मैंने पहले भी बताया था कि फर्म्स दो टाइप की होती हैं, या ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैं बुक शॉप चला रहा हूँ तो मेरी ट्रेडिंग फर्म है। ट्रेडिंग फर्म में क्या होता है कि जो सामान आता है, गुड्स परचेज जैसे किया जाता है ऐसे आगे पास ऑन कर दिया जाता है दुकानदार को, उसमें कोई छेड़ाछाड़ी नहीं की जाती। फॉर एग्जांपल मेरी बुक शॉप है, जैसे बुक आएगी वैसे वैसे आगे पास ऑन कर दूंगा, तो मेरी ट्रेडिंग फर्म है। मैन्युफैक्चरिंग फर्म कौन सी होती है कि मैं जैसी चीज लूंगा वैसी वैसी कस्टमर को नहीं बेचूंगा, उसको प्रोसेस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बेकरी ले रहा हूँ तो मैं व्हीट खरीदूंगा, व्हीट का पहले जो है फ्लावर बनाऊंगा, फ्लावर के बाद उसका डो बनाऊंगा, फिर उसके बाद उसको केक बनाने के लिए बेक करूंगा, फिर उसको पैक करूंगा और कस्टमर को दूंगा केक। खरीदा मैंने व्हीट और बेच रहा हूँ केक, इसका मतलब उस चीज को मैंने प्रोसेस किया है। सो दैट इज माय मैन्युफैक्चरिंग फर्म। सो वी हैव टू डील, चाहे ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग फर्म, वी हैव टू डील इन गुड्स। हमें गुड्स में तो डील करना पड़ेगा, और गुड्स आर ऑलवेज एट द रिस्क ऑफ लॉस वेदर एट गोडाउन और ट्रांजिट। अगर हम माल खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, तो उनका हमेशा रिस्क होता है। वो चाहे गोडाउन में पड़ा हो तो रिस्क हो सकता है, या हम जब माल आ रहा है सप्लायर से बीच में नुकसान हो सकता है, या माल तैयार होकर कस्टमर के पास जा रहा है ट्रांजिट में है तब नुकसान हो सकता है। ये जो माल से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड जो लॉसेज होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो होंगे नॉर्मल लॉस या होंगे वो एबनॉर्मल लॉस। जस्ट आपके जो लॉसेस रिलेटेड टू गुड्स वो दो टाइप के होंगे, या तो नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस। अब ये नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, आपको थोड़ा आइडिया? सोचिए, आप कभी आपने ये वर्ड सुना हुआ है, नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस ऑफ द गुड्स? देखो, नॉर्मल लॉस होता है, वो लॉस होता है विच इज ड्यू टू द नेचर ऑफ गुड्स। जैसे नॉर्मल स्पिलेज ऑफ ऑयल, आपका ऑयल का बिजनेस है, आप बाबा रामदेव का देसी घी बेचते हो, और उसके आप होलसेलर हो या रिटेल सेलर हो, खूब बेचते हो, तो आप पैकेट लाओगे, खंड लाओगे, उससे पहले गोडाउन से लाओगे, उत्तराखंड में बना रहा है तो उत्तराखंड से सपोज लेके आए टेम्पो में, और यहाँ सपोज मेरी दिल्ली में दुकान है, दिल्ली तक आते आते हो सकता है किसी की लीकेज हो जाएगी, कोई डब्बा फूट जाएगा। मतलब एक ऑयल की आइटम है, जितना मर्जी ध्यान रख लो, थोड़ा बहुत तो गड़बड़ हो ही जाती है, स्पिलेज होती है। या मेरे यहाँ गोडाउन में पड़ा हुआ है, दुकान में पड़ा हुआ है, वहां लीकेज हो सकती है उसकी। अगर ऑयल का बिजनेस है तो ये बड़ी आम बात है। ये जो लॉस होगा दैट इज ड्यू टू नेचर ऑफ गुड्स, ठीक है कि नहीं? या कई बार क्या होती है, नॉर्मल श्रिंकेज ऑफ कोल। या सपोज मेरा कोयले का बिजनेस है, बिहार की खानों से माइन से मैं लेके आता हूँ और यहाँ दिल्ली में बेचता हूँ, तो वहां से गाड़ी में चलेगा, तो वो क्या होता है कि जो कोयल वो जो अंदर से जब कोल निकलता है माइन से, तो वो जब तक पहुंचता है तो वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, उसका वेट कम हो जाता है। मतलब वहां से चला तो 10,000 किलो, जब आपका दिल्ली में पहुंचेगा पता लगेगा 9,000 किलो रह गया। उसकी वजह ये नहीं है कि किसी ने चोरी कर ली, उसकी नेचर ऑफ गुड्स है, वो श्रिंकेज हो रही थी कुछ आइटम्स की। या नॉर्मल ब्रेकेज ऑफ ग्लासवेयर, और मेरा बिजनेस है कि मैं जो है चाइना से ग्लासवेयर मंगवाता हूँ,
तो जितनी मर्जी पैकिंग कर लूँ अच्छी, थोड़ी बहुत तो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर ग्लास खोले और मैं जो है अपनी दुकान पे सजा रहा हूँ, एक आधा गिर ही जाता है। वो बड़े चांसेस होते हैं इस टाइप के। तो नॉर्मल जो ब्रेकेज होती है वो भी, उसे भी नॉर्मल लॉस माना जाएगा। तो ये नॉर्मल लॉस की एक खासियत होती है, नॉर्मल लॉस ऑफ द गुड्स, इट इज नॉट अवॉइडेबल एंड पार्ट ऑफ नॉर्मल बिजनेस होती है। एक तो आप इसे अवॉइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितनी मर्जी कोशिश कर लो थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा ही होगा। तो इसे अवॉइड नहीं कर पाते एंड पार्ट ऑफ नॉर्मल बिजनेस रूटीन। और जो नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स क्या होता है, ड्यू टू नेचर ऑफ गुड्स। एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस ऑफ abnormal loss is that loss which is due to human error, carelessness, calamity, mismanagement, theft, fire और एक्सीडेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं मोबाइल का काम करता हूँ और मोबाइल मैंने मंगवाए, चोरी हो गया, ये मेरा एबनॉर्मल लॉस होगा। और क्या होगा, केयरलेसनेस की वजह से उसके ऊपर पानी गिर गया या डब्बे मेरे खराब हो गए, वो मेरी मैनेजमेंट सही नहीं थी, तो वो भी मेरा एबनॉर्मल लॉस होगा। या मिसमैनेज हो गया, या आग लग गई और कुछ मोबाइल जल गए, तो वो मेरा एबनॉर्मल लॉस होगा। एक्सीडेंट हो गया, सारे डब्बे डुब्बे टूट गए, टेम्पो से ला रहा था मैं, दिल्ली में मेरी दुकान है और बॉम्बे से मैंने मंगवाया, और रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और ट्रक में भी लगी टक्कर और मोबाइल भी सारे अंदर टूट टूट गए। तो एक्सीडेंट की वजह से कुछ भी वजह हो सकती है। इस टाइप के जितने भी लॉसेज होते हैं वो एबनॉर्मल लॉसेज होते हैं। चाहे नॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल लॉस हो, उसमें आप क्या करोगे? लॉस तो लॉस ही होता है। उससे आप तो अकाउंटिंग इक्वेशन में एक तो आप कैपिटल कम कर दीजिएगा और दूसरी साइड पे स्टॉक कम कर दीजिएगा। तो अब जैसे गुड्स लॉस्ट बाय फायर 500 रुपीज एबनॉर्मल लॉस है ना, तो इसे आप क्या करोगे? आप एक तो आप कैपिटल कम कर दीजिए 500 से, और 500 से दुकान का माल चला गया ना आपकी वजह से, तो 500 से स्टॉक कम कर दीजिए, कैश पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर कोई भी आपका लॉस ऑफ गुड्स होता है, चाहे वो नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, वो लॉस की वजह से एक तो आप कैपिटल कम कर देंगे और नंबर 2 आप अपना स्टॉक कम कर देंगे, क्योंकि माल आपका कम हो जाएगा। सो देयर इज नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस एज दिस लॉस रिड्यूसेस द, नहीं ये जो है अभी आइटम मैं आपको नहीं समझा सकता। जस्ट अ मिनट। अच्छा, in the accounting cycle of accounting equation, abnormal loss of goods reduces the stock and reduces the capital। ये इसका अकाउंटिंग साइकिल में ये किया, अकाउंटिंग इक्वेशन में ये किया जाएगा। अच्छा, भाई एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, आप अगर आपके पास बुक आ गया तो आप ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, और नीचे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आप इसे ध्यान से करेंगे तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझ आ जाएगी। अच्छा, अब एक दूसरी बात मैं ये समझाना चाहूंगा। सपोज आपने पूरा साल, मैंने बताया था आपको अकाउंटिंग कैसे की जाती है। अगर आप इस साइकिल से अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, बाजार से आपने सपोज बुक शॉप खोली, तो आप बाजार से एक रजिस्टर लेके आइए, उसमें लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, या आपको रेडीमेड लाइंस ड्रॉ किए हुए आपको कॉलम बने हुए आपको रजिस्टर मिल जाएगा बाजार से। आप मार्केट से लीजिए और एक अकाउंटेंट रखिए, जितनी भी ट्रांजेक्शन है अकाउंटेंट को बताते जाओ। वो अकाउंटेंट क्या करेगा, हर एक ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में प्लेस करता जाएगा और लिखता जाएगा। और जितनी भी आपकी रसीदें हैं, जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हो, उसकी रसीद होनी चाहिए, बैंक का स्टेटमेंट भी उसके पास होगा, अकाउंटेंट के पास। अकाउंटेंट क्या करेगा, पूरा साल उसे नोट डाउन करता रहेगा और रजिस्टर में रसीदें, जिन्हें वाउचर बोला है, तो उसे संभाल के रखता जाएगा। और ठीक 31 मार्च को वो बुक बंद कर देगा। बुक बंद करने का मतलब है, अकाउंटिंग बुक्स बंद करने का मतलब है कि अब नया सेट लगेगा, और सेकेंडली आज प्रॉफिट निकालना और बैलेंस शीट बनानी है। तो आप क्या करोगे, सपोज ये लास्ट इक्वेशन थी 31 मार्च को, कैपिटल 4900 की थी, 1000 की क्रेडिटर्स थे, 3000 का सपोज लोन था, 400 का कैश, 1000 का स्टॉक, 1500 की ये आपकी एसेट्स थी। तो आपने क्या करना, आज बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में कोई खासियत नहीं होती, जो लास्ट इक्वेशन होती है उसका टी शेप प्रेजेंटेशन होता है। बी केयरफुल, आजकल बैलेंस शीट के और भी प्रेजेंटेशन हो गया, पर मैं आपको बेसिक बैलेंस शीट सिखा रहा हूँ। वो टी शेप बनती है। वो कैसे बनेगी, एक आप ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे और बीच में एक वर्टिकल लाइन डालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखेंगे, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और यहाँ लिखेंगे अमाउंट, और राइट हैंड साइड पे एसेट एंड अमाउंट। कैपिटल 4900 यहीं से ले लोगे आप, और क्रेडिटर्स 1000। जस्ट अ मिनट, मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। और कैश 3000 आप वहीं से ले लेंगे, और स्टॉक
400 अकाउंटिंग इक्वेशन से ले लेंगे, डेटर्स 1000 के, फर्नीचर 1500 का, दोनों का टोटल कितना होगा 5900। ये आपकी बैलेंस शीट बन गई। अब क्वेश्चन उठता है कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होगा, प्रॉफिट निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस फ्रेश कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल मींस आज की कैपिटल, आज की कैपिटल कितनी है 4900, ये आज की क्लोजिंग कैपिटल है। और ओपनिंग कैपिटल क्या हो गई, जो इस अकाउंटिंग इक्वेशन की पहले पहले दिन जो कैपिटल थी वो ओपनिंग कैपिटल थी जो कि 5000 थी, प्लस ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, जितने भी इस साल के दौरान ड्रॉइंग्स हुई हैं वो पूरा क्वेश्चन आपके सामने नहीं है, वो तो आप घर जाके करेंगे पर आपको मिल जाएगा उसमें। और फ्रेश कैपिटल, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्लोजिंग कैपिटल 4900 की थी और ओपनिंग कैपिटल 5000 की थी, ड्रॉइंग्स 400 की थी और फ्रेश कैपिटल 0 थी। तो आप कैलकुलेट करोगे 300। तो आप कह सकते हो कि इस साल के दौरान इस फर्म को 300 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है और ये साल के एंड में क्या है, ये बैलेंस शीट बन गई। आप इसे संभाल के रख लीजिए रसीदें। और 300 का सपोज यहाँ फ्लैट रेट है इंडिया में 10% इनकम टैक्स देना होता है। 300 कमाया, आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा 30 रुपीज। आप जाइए किसी बैंक में, एक फॉर्म भरिए इनकम टैक्स वालों का और उस पर 30 अपनी फर्म वगैरह का नाम एड्रेस फ़ोन नंबर वगैरह सब लिख दीजिए, उस पर पैन नंबर, और 30 रुपीज लेके जाइए और बैंक में जमा करवा दीजिए और रसीद लेके आ लीजिए। और फिर क्या करेंगे आप, देन यू टॉक टू द, क्योंकि ये 30 रुपीज आपने किताबें ठीक है नहीं, आपने इनकम टैक्स ठीक जमा करवाया नहीं करवाया, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताएगा। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फोन कीजिए, डेट लीजिए, सपोज 15 जून आपको डेट मिली, आप ये किताबें लेके जाइए, अकाउंटिंग बुक्स क्या क्या लेके जाओगे, एक तो ये वाला रजिस्टर लेके जाइए अकाउंटिंग इक्वेशन वाला, और अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ रजिस्टर ले जाके क्या करेंगे, साथ ही रसीद ले जाइए 30 रुपीज जो टैक्स जमा करवाया, और साथ ही ये बैलेंस शीट ले जाइए रजिस्टर के साथ, A4 के पेज में आप बैलेंस शीट बना दीजिए और एक पेज पर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे दीजिए। ये सारे पेपर लेके उस दिन चले जाइए, वो आपकी किताबें देखेगा, इफ ही इज सेटिस्फाइड इनकम टैक्स ऑफिसर, वो आपकी किताब पे स्टैंप लगा देगा भारत सरकार आयकर विभाग, और इसका मतलब आपकी किताबें ठीक हैं, अब आप निश्चिंत होकर सो जाइए। तो ये तरीका होता है। बट इसमें एक थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है कि ये जो अभी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन वाला साइकिल सिखाया, मतलब ट्रांजेक्शन को आप अकाउंटिंग इक्वेशन बना देंगे, लास्ट में बैलेंस शीट बना देंगे और फॉर्मूला लगा के प्रॉफिट निकालेंगे। दुनिया के किसी कोने में अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू अकाउंटिंग नहीं की जाती। तो हो सकता है आप फिर कहोगे फिर हमें सिखाई क्यों, पर जब तक आप अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं सीखोगे तो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज का मैकेनिज्म समझ नहीं आ सकता। तो ये प्योरली एक एकेडमिक पार्ट था, एकेडमिक पार्ट था कि इसके थ्रू हर एक स्कूल में अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाई जाती है, दुनिया के हर एक कोने में जब भी अकाउंटिंग सिखाई जाती है अकाउंटिंग इक्वेशन से सिखाया जाता है। इसके थ्रू बेसिक टर्म्स समझ आ जाएंगे, कंसेप्ट कन्वेंशन वगैरह समझ आ जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपको मैकेनिज्म समझ आ जाता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन कैसे एसेट और लायबिलिटी को हिट करती है या इफेक्ट करती है, इसलिए आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाई जाती है। तो सवाल ये उठता है कि फिर अकाउंटिंग की कैसे आती है। फिर देखो अकाउंटिंग कैसे की जाती है, वो एक और साइकिल होता है, जैसे बोलते हैं जर्नल एंट्रीज वाला, वो साइकिल मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ। दूसरा साइकिल, एक साइकिल तो मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे अकाउंटिंग की जा सकती है, दूसरा है जर्नल एंट्रीज वाला। इसमें क्या किया जाता है, ये मैं अभी आपको ये जो है नया स्टार्ट करने वाला हूँ, नया साइकिल, इसे बोला जाता है अकाउंटिंग साइकिल ऑफ जर्नल एंट्रीज। इसमें क्या किया जाता है, जस्ट अ मिनट, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइकिल। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू फाइंड द प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगर आपको कोई ये कहे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग अकाउंटिंग, आप जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उसको सिस्टमेटिकली नोट करते हो, उसका फायदा क्या है। देखो अल्टीमेटली पर्पस होता है कि एक तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना, अगर आप प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट करोगे तो इनकम टैक्स कैसे पे करोगे सरकार को, और जेल हो जाएगी और जुर्माने लग जाएंगे, तो आपको अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी। एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमेशा बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, मतलब क्या देना और क्या लेना, क्या कुछ हमारे पास है क्या कुछ देना है, एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में जो जो भी स्टेटमेंट बताता है उसे पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो बैलेंस शीट हमेशा फाइनेंशियल पोजीशन बताती है हमें, और फाइनेंशियल पोजीशन मींस द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। अब ये देखते हैं कि ये अकाउंटिंग साइकिल कैसे चलेगा। इसमें क्या होगा, स्टेप्स इन द अकाउंटिंग साइकिल, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं
उसको पहले जनरल एंट्रीज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। देखो वो पहले क्या होता था, हम हर एक ट्रांजेक्शन को प्लेस करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, और लास्ट में लास्ट इक्वेशन से बैलेंस शीट बना दिया करते थे और फॉर्मूले से प्रॉफिट निकाल दिया करते थे। यहाँ भी बैलेंस शीट इस साइकिल में भी, अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस में वैसे ही बैलेंस शीट बनेगी, उतना ही प्रॉफिट आएगा, पर इसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा, इसका रास्ता अलग होगा। इसमें क्या होगा कि ट्रांजेक्शन को पहले जनरल एंट्रीज में कन्वर्ट कर देंगे, जनरल एंट्रीज के बाद लेजर पोस्टिंग करेंगे, लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। उस फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट भी मिलेगी हमें और प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो ये थोड़ी सी हो सकता है टेक्निकल वर्ड्स हो, अभी आपको नहीं समझ आ रहे, बट एक दो दिन में समझ आने शुरू हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये भी बहुत ही आसान और अकाउंटिंग इक्वेशन से ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये चीज। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ट्रांजेक्शन्स को जनरल एंट्रीज में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि बाय यूजिंग the above accounting cycle of journal entries, we can maintain the proper books of any firm. In other words, accounting of any firm can be done using the above accounting cycle process. As per this cycle, every transaction is converted into journal entry. मैं बता चुका हूँ, आपने सबसे पहले क्या करना है, हर एक ट्रांजेक्शन को पहले क्या करते थे, हर एक ट्रांजेक्शन को प्लेस किया करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हर एक ट्रांजेक्शन को जनरल एंट्री में कन्वर्ट कर देंगे। ये पहला स्टेप होगा। और ये जो अकाउंटेंसी है अब हमारी स्टार्ट हो गई है डबल एंट्री सिस्टम। इसे जो अब हम सीखने जा रहे हैं इसे बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, राइट। और डबल ये कैसे, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैव गॉट, इसमें एक बेसिक प्रिंसिपल क्या चलेगा कि जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं, माल खरीदना, माल बेचना, खर्चे करना, कस्टमर से पैसे लेना, कस्टमर को पैसे देना, बैड डेट्स हो जाना, माल चोरी हो जाना, पता नहीं कितनी चीजें चलती रहती हैं, ये सारे बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हैं। उसमें क्या होगा, हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स हो जाएंगे, दो पार्ट्स हो जाया करेंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन को हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देना है, एक डेबिट पार्ट और एक क्रेडिट पार्ट। तो अभी मैं बताऊंगा ये क्या चीज होती है और काफी इंटरेस्टिंग होगी। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैव गॉट टू और डबल एस्पेक्ट्स, डेबिट अकाउंट एंड क्रेडिट अकाउंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। अगर ये क्वेश्चन में कहा जाए कि ये जो आप अकाउंटिंग सीख रहे हो इसे डबल एंट्री सिस्टम क्यों बोला जाता है, ये जो अकाउंटिंग साइकिल सीखने जा रहे हो, तो उसका आंसर होगा क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन के दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया जाता है, एक डेबिट पार्ट और एक क्रेडिट पार्ट, डबल पार्ट हो जाते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, इसलिए इसे डबल एंट्री सिस्टम बोला जाता है। और फाइनल अकाउंट्स, अब मैंने बताया था इसमें आपने देखा कि फाइनल अकाउंट्स में वर्ड यूज करा था कि ट्रांजेक्शन्स की जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्ट से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर वन एंड सेम थिंग। तो अभी शायद आपको ये बात नहीं समझ आएगी फाइनल अकाउंट्स, इसलिए लीव इट। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अंडर सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट आपको याद होगा कि फर्म और ओनर आर डिफरेंट पर्संस। आपको पहले भी बता चुका हूँ, सेपरेट हमारी जो अकाउंटेंसी है वो डिफरेंट कंसेप्ट्स, कन्वेंशन, स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस पे बेस्ड होती है। उसमें एक कंसेप्ट होता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। मैंने बताया था कि ये कि फर्म का ओनर और फर्म अपने आप में दो अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। फर्म इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड द ओनर इज द रियल पर्सन। ओनर इज द रियल पर्सन एंड फर्म इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये हमारा सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहता है। और अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म एज पर सेपरेट एंटिटी। अकाउंटिंग जो की जाती है वो हमेशा फर्म की नजर से की जाती है, ना कि ओनर की नजर से। फॉर एग्जाम्पल, मैं घर से 10,000 रुपये लाया और मैंने बिजनेस में रख दिए, कैश कम पड़ रहा था, तो ये फ्रेश कैपिटल होगी। अगर अकाउंटिंग मेरी नजर से की जाएगी तो पेमेंट हुई है, अगर फर्म की नजर से की जाए तो आज रिसीट हुई है। देखो मैंने 10,000 रुपये अगर फर्म को दिए, फर्म के लिए रिसीट, फर्म के लिए पैसे आए हैं, पर मेरे लिए तो पैसे गए हैं। तो अकाउंटिंग की आएगी फर्म की नजर से, तो फर्म ये बोलेगी कि आज मेरे पास 10,000 रुपीज आए हैं। अच्छा, एक बात और आप ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर इन द फर्म, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इन्वेस्टमेंट और कैपिटल दोनों में फर्क होता है। कैपिटल का मतलब होता है जो पर्सनल रिसोर्सेज से हमने जो पैसे लगाए हैं नॉन रिफंडेबल, वो हमारी कैपिटल होती है। पर अगर हमने किसी से लोन लिया हुआ अपने बिजनेस के लिए, तो कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, नॉट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म लोन्स को मिक्स कर दिया है, तो उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर इन द फर्म, मीन्स कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स। एक बात को और ध्यान रखिएगा कि कैपिटल भी एक फर्म की लायबिलिटी है।
लायबिलिटी मीन्स जो पैसे फ्यूचर में पे करने होते हैं उनसे लायबिलिटी बोलते हैं। तो अगर मैंने आज 10,000 रुपये फर्म में लगाए, वो मेरी कैपिटल है, वो फर्म की लायबिलिटी है। वो कैसे? क्योंकि फर्म ने मेरे से, ओनर से 10,000 रुपीज एक तरह से उधार लिए हैं, जो बाद में चुकाने हैं। चुकाने कब है? जब बिजनेस बंद होगा, 2 साल बाद या 20 साल बाद, 50 साल बाद, जब भी होगा, तब वो फर्म मेरे को पैसे चुकाएगी। तो फर्म के लिए वो लायबिलिटी होती है, क्योंकि वो फर्म ने पैसा अपने ही ओनर को देना, अपने मालिक को देना है, इसलिए उसे इंटरनल लायबिलिटी भी बोला जाता है। दिस अमाउंट इज पेबल बाय द फर्म टू द ओनर एट द टाइम ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द बिजनेस, जब बिजनेस बंद होगा। अच्छा, अब हम करते हैं कि ट्रांजेक्शन्स को जर्नल एंट्री करने में क्या रूल लगाए जाते हैं। मैंने बताया था हर एक ट्रांजेक्शन को स्प्लिट कर दिया जाएगा 2 पार्ट्स में, एक डेबिट पार्ट और एक क्रेडिट पार्ट। तो देखते हैं कि वो कैसे किया जाएगा। मतलब ट्रांजेक्शन फॉर मेकिंग जर्नल एंट्री, द ट्रांजेक्शन इज प्लेस्ड ऑन दिस ऑर्डर। एक मैं ऑर्डर बता रहा हूँ, एक खास ऑर्डर से हम जो है डेबिट क्रेडिट में पार्ट करेंगे। देन द टू पार्ट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर फाउंड आउट। एक पार्ट होगा डेबिट और दूसरा पार्ट होगा क्रेडिट। वो रूल्स क्या है देखिए। डेबिट, डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डीआर, और क्रेडिट, क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म है सीआर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। अब आप इससे पीछे लॉजिक मत पूछना कि इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि ये एक रूल्स जो है ये ओरिजिनली बनाया गया डबल एंट्री सिस्टम के लिए। इसको हम लॉजिक नहीं बताते। ये बात वही हो जाएगी अगर ए लिखते हैं हम तो हम ऐसे लिखते हैं। अब आप कहोगे ए उल्टा क्यों नहीं लिखा जाता? अब इसका तो कोई जवाब नहीं है। जो ओरिजिनली बनाया गया हम उसे अडॉप्ट किया हुआ हमने, एबीसी के जैसे भी लेटर्स लेके आते हैं। तो ठीक है, अकाउंटेंसी में भी ऐसे है। आप मेरे से ये मत पूछिएगा कि ये रूल्स कैसे बनाए, इसका क्या लॉजिक है। कोई लॉजिक नहीं है, आपको रट्टा लगाना पड़ेगा ये वाला ऑर्डर का। डेबिट ऑल एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कहने का मतलब है अगर बिजनेस में कोई भी खर्चे या लॉसेस होते हैं उन्हें आप डेबिट कर दीजिए, अगर कोई इनकम या गेन होती है तो वो क्रेडिट, क्रेडिट बना दीजिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर फर्म में कुछ अंदर आता है, फर्म के अंदर कुछ भी आता है तो उसे आप डेबिट कर दीजिए। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फर्म से अगर कुछ बाहर जाता है तो उसे आप क्रेडिट कर दीजिए। डेबिट द रिसीवर, जो लेने वाला है उसे डेबिट कर दीजिए। क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? डेबिट और पर ध्यान रखें, ये ऑर्डर नहीं आपने डिस्टर्ब करना है, ये आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपको 5-7 बारी थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा इस अकाउंटिंग साइकिल को सीखने के लिए, क्योंकि और कोई चॉइस नहीं है। वैसे जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा। सो डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट्स, इसको आप अभी डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसके बारे में भी अभी आपको कुछ नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। जस्ट अ मिनट। एंड डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये आपको रूल्स ध्यान रखने हैं। इन जर्नल एंट्री मिनिमम 2 आइटम्स, उन आइटम्स को बोलेंगे अकाउंट्स गेट इन्वॉल्व। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा ये कैसे जैसे होता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि इसको डेबिट, एक हर एक ट्रांजेक्शन को डेबिट और क्रेडिट में कैसे स्प्लिट किया जाएगा, उसके टुकड़े कर दिए जाएंगे हर एक ट्रांजेक्शन के। जैसे ट्रांजेक्शन है, ए स्टार्ट्स बिजनेस विद कैश। पहले तो आप क्या होता था भाई, फ्रेश कैपिटल है, अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल बढ़ा दीजिए, एसेट साइड में कैश बढ़ा दीजिए, यही करते थे ना। पर यहाँ पर क्या होगा, आपको इस ट्रांजेक्शन का एक डेबिट ढूंढना है और एक क्रेडिट ढूंढना है। वो कैसे होगा, ये आपको रूल्स लगाना पड़ेगा। डेबिट और एक्सपेंसिव एंड लॉसेस, अगर फर्म में कोई एक्सपेंस हुआ है या लॉस हुआ है तो उसे आप डेबिट कर दीजिए। पर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब ए अपने घर से 5,000 रुपए लेके उसने बिजनेस को दिए, यही मतलब होता है ना सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में। जब ए स्टार्ट्स बिजनेस विद कैश, इसका मतलब हुआ कि ए अपने घर से 5,000 रुपए लाया अपनी पर्सनल सेविंग्स और उसने फर्म को दे दिए। ये मीनिंग होता है हमेशा फ्रेश कैपिटल का। तो इसमें एक्सपेंसिस वाली कोई बात नहीं है, फिर आप नीचे आइए। डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर कुछ तो फर्म में क्या आया, ए ने, क्योंकि अकाउंटिंग की जाती है फर्म की नजर से, फर्म के पास आज 5,000 रुपए कैश आया है। 5,000 रुपए कैश है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसमें फिट हो रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर फर्म में कोई चीज आती है तो उसे डेबिट कर दीजिए। तो क्या आया फर्म में, कैश आया, तो आप कैश को या नोट कर लीजिए, इसका मतलब कैश को आप डेबिट करेंगे। देन क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, अगर फर्म में कोई इनकम या गेन हुई तो क्रेडिट कर दीजिए। वही क्रेडिट नहीं हुआ, ए ने घर से बिजनेस 5,000 रुपए फर्म को दिए, इसमें प्रॉफिट वाली तो बात है नहीं फर्म के लिए,
गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर फर्म से कुछ बाहर गया तो क्रेडिट कर दीजिए, कुछ नहीं गया, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, फर्म के पास कैश आया और फर्म को देने वाला कौन है, ए, क्योंकि ए ओनर है ना, तो आपको डेबिट भी मिल गया कैश और क्रेडिट भी मिल गया ए, तो आप क्या करोगे, डेबिट में आप कैश लिख देंगे और क्रेडिट में आप ए लिख देंगे, क्योंकि ए जो है ऑनर है फर्म का, तो जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट जब भी ढूंढे आते हैं कभी भी ऑनर का नाम नहीं लिखा जाता, बल्कि क्या लिखा जाता है, कैपिटल, ए की बजाय क्या लिखेंगे आप, कैपिटल लिखेंगे आप। तो जब भी अगर ऑनर का नाम आ रहा हो डेबिट या क्रेडिट में, उसकी बजाय कैपिटल वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि ये कैपिटल के पैसे हैं, और इसका लिखने, अब इसका मतलब हमें डेबिट भी मिल गया कैश और क्रेडिट भी मिल गया कैपिटल, तो इसका मतलब कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। आपने देखा कि जो ट्रांजेक्शन थी हमने उसके दो पार्ट्स कर दिए, मुझे पता अभी थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, डोंट वरी, ये थोड़ा सा ही आप ये समझ लीजिए कि कल आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आपको थोड़ा सा शुरू में मुश्किल लग रहा होगा, बट अब नहीं लग रहा होगा, तो ऐसे ही ये भी हो जाएंगी, जब मैं आपके सामने 5-6 ट्रांजेक्शन को स्प्लिट करूंगा तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें हमारे को एक डेबिट भी मिल गया और क्रेडिट भी। डेबिट क्या था, कैश, और क्रेडिट क्या है, कैपिटल। तो जर्नल एंट्रीज को कैसे लिखने का तरीका होगा, कैश अकाउंट और नीचे लिखा जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, जो क्रेडिट है उसके साथ आगे लिख दिया जाता है टू। अब आप देखो इसके पीछे मत ये पूछिएगा कि टू क्यों लगाया जाता है और ये लिखने का स्टाइल क्या होता है, पैराग्राफ ऐसा क्यों, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो डबल एंट्री सिस्टम में डेवलप किया गया है, हमें वही अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे आप इंग्लिश सीखते हो, जैसे एबीसी आपको सिखाई जाती है, आप ये नहीं पूछ सकते कि बी को ऐसे क्यों लिखते हो, बी को उल्टा क्यों नहीं लिखते, बी के बजाय एक गोला क्यों नहीं डाल देते, और बी में दो छोटे छोटे वो बनते हैं, तीन क्यों नहीं बनाए जाते, इसका तो जवाब किसी के पास भी नहीं होगा। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है डबल एंट्री सिस्टम का, जो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। रट्टा क्या, अभी आपको याद हो जाएगा। तो जब भी आपको एक पहले ढूंढना पड़ेगा डेबिट और दूसरा ढूंढना पड़ेगा क्रेडिट, तो ये जो होता है कैश डेबिट भी लिखा जाएगा और कैपिटल को, और इसके आगे अकाउंट लिखा जाता है, अकाउंट A/C, अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म होती है, मतलब इसका मतलब था आइटम ऑफ कैश एंड आइटम ऑफ कैपिटल, जिसे क्या बोला जाता है, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। और ये जो क्रेडिट होता है उसके आगे टू लिखा जाता है, और जैसे पैराग्राफ नहीं होता जो शुरू में स्पेस दिया जाता है, तो इसमें स्पेस दिया जाता है। ये एक लिखने का तरीका होता है। और इसका फॉर्मेट कैसे होगा कि पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, LF, LF मीन्स लेजर फोलियो। ये मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ कि ये आपको बाजार में अगर आप जाएंगे तो आपको ये जर्नल एंट्री की आपको रेडीमेड बुक मिल जाएगी प्रिंटेड, उसमें यही वाले फॉर्मेट किया होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। ये जो था आपके पास कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये आप इसमें लिख देंगे जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट में। ये तो मैं सिखा रहा था आपको, जर्नल एंट्री का एक रजिस्टर लाना पड़ेगा। अकाउंटेंट क्या करेगा, जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी उसकी जर्नल एंट्री बना के वो नोट करना शुरू कर देगा। तो इसमें क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट एंड टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ क्रेडिट नहीं लिखा जाता, ये 5,000 का डेबिट अमाउंट है और 5,000 का क्रेडिट अमाउंट है, क्योंकि ये कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था तो डेबिट अमाउंट में लिखा गया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था तो क्रेडिट अमाउंट में लिखा गया। और नीचे नरेशन लिख दिया गया, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय ए एज कैपिटल, इसे नरेशन बोलते हैं। वेरी डिफिकल्ट, आई नो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट इन द बिगनिंग, तो पर अभी आप, खैर अब तो टाइम खत्म हो रहा है, और ये जो है अभी मैं इसको डिसकंटिन्यू करूंगा क्योंकि अभी बीच में क्लास टूट जाएगी आपकी। तो ये कल हम जर्नल एंट्री फिर दोबारा फ्रेश माइंड से सीखेंगे। कल जब शाम को क्लास खत्म होगी आपको जर्नल एंट्रीज बनानी आ गई होंगी, और बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है। हो सकता है आज थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगाओ, थोड़ा सा टफ लगाओ, और आई कैन अंडरस्टैंड एकदम नई चीज आ गई आपके लिए। तो अब हम कल सीखेंगे जर्नल एंट्रीज की हर एक ट्रांजेक्शन को। पहले हम करते सीखा था कि ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे प्लेस करेंगे, और अब हम क्या सीखने जा रहे हैं कि हर एक ट्रांजेक्शन को स्प्लिट कैसे करेंगे। एक दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, एक डेबिट पार्ट और एक क्रेडिट पार्ट। डेबिट पार्ट को डेबिट अकाउंट बोला जाता है, क्रेडिट पार्ट को क्रेडिट अकाउंट बोला जाता है। अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, AC, जैसे एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर नहीं है, A/C होता है, एयर कंडीशनर नहीं होता, इसे अकाउंट बोलते हैं। तो इसको कल हम स्टार्ट करते हैं इस चीज को, राइट। और अगर फिर भी कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो मैंने व्हाट्सएप का मैसेज है, आप मुझे कोई भी मैसेज भेज सकते हैं, आप, आई विल हेल्प यू, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। तो जर्नल एंट्रीज कल से हम फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। वैसे मुझे आज स्टार्ट नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा सा ज्यादा बर्डन हो गया होगा आपके ऊपर, इट्स ओके। कल हम जर्नल एंट्री एपिसोड नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। So I Okay. hope you are learning new things. Deepti ji. Yes, sir.
Anything you would like to say? Yes, sir. Thank you very much. It was a very nice session, and we are getting excellent feedback from our participants from last 3 classes. I request you all to be there for all the 6 sessions of the sir till 15th of May. Sir is live with us, which is absolutely free for all. And soon in June, we are going to launch Sir's batch for 11th and 12th standard CBSE on all over India basis. So stay tuned with us. And I request you all to please download the Profound Mentors app to get your free recorded course of Ved Bangia sir, which we have announced. So please download the app Profound Mentors from the Play Stores, so that you can get the ebook and the recorded videos which we have announced on the first day of our course. Also, please fill the Google form to get your accounting certificate. I request you all, and you can WhatsApp me your mail ID and WhatsApp me, contact me on WhatsApp for any queries. Thank you very much. Stay tuned with us again tomorrow, sir's class at the same time, 5:30 at Profound Mentors. Till then, stay safe, stay at home.